अब आज सेट नंबर 2023 प्रश्न नंबर 6 अथवा वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो इसमें है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, कारणों को स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कारण। लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बताना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे बेहतर है तो इसका कारण हमें बताना है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये है कि इसमें किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री को चुनना है तो हम किसी जाति की जनसंख्या के आधार पे उस जाति का प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं। जैसे कि ओबीसी की अगर संख्या ज्यादा है तो ये नहीं कि ओबीसी का प्रधानमंत्री बनेगा। तो यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए बेहतर है क्योंकि वोटिंग की जाती है। 18 साल के जो युवा हैं वो किसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा सीट जीतता है वही व्यक्ति प्रधानमंत्री के काबिल हो जाता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, रोड अगर नहीं बन रहा है तो इसका मुद्दा वहां का प्रतिनिधि उठाता है और वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखता है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे जिले में रोड अच्छी तरीके से नहीं बना हुआ है, आप रोड बनाइए। तो ये क्यों हुआ? लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र की व्यवस्था थी इसलिए उसने जो है प्रधानमंत्री के समक्ष पूरे दम थम के साथ रखा। मतलब कोई उसके अंदर डर नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के समक्ष ये रखते हैं कि हमारे यहाँ रोड बहुत खराब है। कहने में क्या उसको डर था? उसको डर नहीं था। उसको ये था कि हम प्रधानमंत्री के समक्ष रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है अगर कोई भी योजना चल रही है लोकतांत्रिक के माध्यम से तो वो पक्ष को भी जाएगा और विपक्ष को भी जाएगा। जो पक्ष वाले हैं वो भी लाभ लेंगे और जो विपक्ष वाले हैं वो भी लाभ लेंगे। ठीक है ना? तो इसमें मिला के हमने 3 कारण आपको बता दिए। एक तो हमने पहला कारण क्या बताया कि लोकतांत्रिक में हम किसी भी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम किसी भी व्यक्ति की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पक्ष और विपक्ष दोनों को योजनाओं का लाभ मिलता है। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब इसके बाद जो हम प्रश्न नंबर 6 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7। किस पे आते हैं? प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? यानी किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, यही तो पूछा है ना क्वेश्चन नंबर 7 में। तो देखिए हमारी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए कृषि का होना बहुत जरूरी है। ये कृषि ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। जैसे अगर हम पाव रोटी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? पाव रोटी बना रहे हैं। पाव रोटी बना रहे हैं तो पाव रोटी बनाएंगे कैसे? जब खेती होगी तभी तो पाव रोटी बनाएंगे, और खेती नहीं होगी तो हम पाव रोटी बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। आप कभी बना ही नहीं पाएंगे। यानी पाव रोटी की खेती होती है कहां? कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि का क्षेत्र पाव रोटी से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? इसके बाद अब दूसरा देख लीजिए, कॉफी। क्या है? कॉफी अगर खेती होगी तो भी कॉफी आएगा, और खेती नहीं होगी तो कॉफी आएगा? नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब पाव रोटी और कॉफी ये दोनों जो
क्षेत्र हैं ये कृषि से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कृषि का होना अनिवार्य है। यदि खेती नहीं होती है तो अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, और नहीं होगी कृषि तो पावरोटी नहीं मिलेगा, ना ही कॉफी मिलेगा, ना ही चाय मिलेगा, ना ही चावल मिलेगा। यानी अन्य प्रकार के जो अनाज आप जानते हैं वो सब आपको नहीं मिलेंगे, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए ऋण कहा जाता है। समझ में आया ना? यानी कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में कृषि का होना बहुत जरूरी है। हमें पावरोटी कृषि के क्षेत्र से मिलता है, हमें कॉफी कृषि के क्षेत्र से मिलता है, हमें चाय कृषि के क्षेत्र से मिलता है। यदि कृषि का क्षेत्र नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में अच्छी तरीके से चल नहीं पाएगी। आगे बढ़े। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए। भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखिए चावल की खेती के लिए क्या जरूरी है? चावल की खेती के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बरसात, बरसात यानी पानी की मात्रा बहुत जरूरी है। अगर पानी की मात्रा नहीं मिलेगी तो चावल की खेती नहीं हो पाएगी। और तापमान की बात करें तो तापमान आपका जो है कितना होना चाहिए? सामान्य। कितना होना चाहिए? सामान्य। वो तापमान सामान्य होना चाहिए, ठीक है ना? सामान्य, ठीक है ना? तापमान सामान्य होना चाहिए। वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। चावल की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यक होनी चाहिए। तापमान क्या होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, ठीक है ना? अगर ये 2 परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तभी चावल की खेती होती है। दूसरी चीज, जहां पे आप चावल की खेती कर रहे हैं ये तो दोनों चीजें मिलेंगी, फिर आप ये देखेंगे वहां की मिट्टी कैसी है। मिट्टी के ऊपर भी चावल की खेती निर्भर है। मिट्टी के ऊपर वहां की मिट्टी कैसी है? चिकनी मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है कि बलुई मिट्टी है कि जलोढ़ मिट्टी है? अगर जलोढ़ मिट्टी होगी तो चावल की खेती बहुत जबरदस्त होगी। कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी में चावल की खेती बहुत ही जबरदस्त होती है, ठीक है ना? अब इसके बाद हमने ये अब नीचे क्या लिखा है? एक और चाहिए। क्या है? एक और दीजिए। किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। पहला क्या होगा? पश्चिम बंगाल, फिर आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ये 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पे चावल बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। अब देखिए चावल की खेती के लिए क्या उपयुक्त समय है, क्या उपयुक्त मौसम है, ये तो समझ में आया ना? इसके बाद देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, जो 3 प्रमुख राज्य हैं वो आपके हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है ना? तो ये तीनों क्षेत्र आप याद रखिए। हालांकि आपका मध्य प्रदेश भी आ सकता है, ये भी यहाँ पे भी उत्पादित होता है, लेकिन बड़े पैमाने की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल आपका आ जाएगा, आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब, ठीक है ना? अब इसके बाद देखिए वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए वैश्वीकरण के बारे में कल हमने आपको बता दिया था। वैश्वीकरण से क्या होता है? उपभोक्ताओं को बढ़ावा मिलता है, व्यापार को बढ़ावा मिलता है। वैश्वीकरण स्थापित हो जाने से हमें एक नियम के अंतर्गत सारे देश के लिए कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना? तो वैश्वीकरण के बारे में हमने कल आपको बता दिया है। अब इसके बाद आप देखिए, अब उपभोक्ताओं के अधिकार से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 की विवेचना कीजिए।
तो उपभोक्ताओं के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ताओं के अधिकारों से आप क्या समझते हैं? देखिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला तो ये चीज है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। देखिए, उपभोक्ता का मतलब है कि जो उसको उत्पादित करता है। जैसे गन्ना है, गन्ना को कौन उत्पादित करता है, गन्ना कौन बनाता है, और जो बनाता है वही क्या कहलाएगा? उपभोक्ता। ठीक है ना? अब उसके अधिकार क्या हैं? कोई भी उपभोक्ता है, किसी वस्तु को उत्पादित कर रहा है तो उसकी लागत कितनी है, उसका श्रम कितना है, उसको समय कितना लगा है, इन सब को देखकर ही अपना क्या करता है? मूल्य निर्धारित करता है। मूल्य निर्धारित करता है, नहीं करता है कि भैया हमने इतना समय दिया है, हमने इतनी लागत लगाई है, हम इतने परिश्रम के साथ इसको इतना बड़ा किए हैं, तो उसके आधार पे मूल्य निर्धारित करता है। तो यानी हम कहते हैं कि भाई अपने जगह पे आप सही हैं, आप जो मूल्य लगा रहे हैं, भाई आपने इतना समय लगाया, आपने इतना श्रम किया, आपने इतने समय तक जो है इंतजार किया, तो आप इतना अगर मूल्य लगा रहे हैं तो ये वाजिब है, आप सही मूल्य लगा रहे हैं। तो ये उसका अधिकार है कि भाई हमने खुद से बनाया, हमने खुद से जो है इसका इंतजार किया, हमने खुद मेहनत किया, तो हमें आपको इतना देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आप चले जाइएगा, आप स्वतंत्र हैं जाने के लिए, हम बेचने के लिए स्वतंत्र हैं। तो उसका अधिकार है कि नहीं है? और 1986 इसके बाद लिखा है 1986 की उपयोगिता की विवेचना कीजिए। देखिए, इसमें ये बताया गया उपभोक्ता सुरक्षा, ये आपका जो है सेट नंबर 2 2023 का सबसे लास्ट क्वेश्चन का अथवा वाला है। ठीक है ना? अथवा वाला है, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछा है कि उसकी विवेचना कीजिए, उपभोक्ता की विवेचना कीजिए। देखिए, 1986 में जब भारत सरकार ने एक कानून बनाया, तो उस कानून के तहत ये रखा कि आप अगर परिश्रम कर रहे हैं तो आप अपने श्रम के मुताबिक मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, और कोई भी आपके मूल्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति आपके मूल्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, चाहे आप उसको बढ़ा के बता रहे हो, चाहे आप उसको घटा के बता रहे हो। ये आप मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है ना? हो गया? रहने दीजिए इसको। ठीक है ना? इसमें देखिए, अब आपका सेट नंबर 3 2023 खंड ब जो वर्णनात्मक प्रश्न है, ये हम हल करेंगे आज। प्रश्न नंबर 1 से यही हल करेंगे ना? इसमें पहला है कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। सुन लीजिए, फ्रांस की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, इसके कारण क्या है? तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि फ्रांस में जो है शासन किसका है? लुई 16वें का है। किसका है? लुई 16वें का है। ये जो शासक है ये निरंकुश शासक है। फ्रांस में लुई 16वें का शासन है, जो कैसा शासक है? निरंकुश शासक है। इसके कार्यकाल में किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जब किसान की फसल बर्बाद हो गई तो किसान कर्ज के नीचे दब गए, और ये लुई 16वां जो है उनसे लगान मांगता था। क्या मांगता था? लगान मांग रहा था। अब ये किसान बेचारे जो है कर्ज से लदे हुए हैं, लेकिन ये लगान मांग रहे हैं। अब ये किसान का
सहायता करना चाहिए कि भाई आप कर्ज से लद रहे हैं तो आपका कर्ज कुछ हम उतार दें, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा इसने नहीं किया। इसने ऐसा किया नहीं किया। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा ये है कि बौद्धिक जागरण का प्रभाव बहुत कम था। यानी बौद्धिक जागरण कहने का मतलब कि लुईस 16वें के शासन काल में जो प्रजा थी वो काफी मतलब बहुत कम पढ़ी लिखी थी। वो जो है अपना लुईस 16वें के सामने अपनी आवाज को उठा ही नहीं सकती थी, अपने अधिकार की मांग कर ही नहीं सकती थी। जब उनको पता चला कि हम कर्ज से दब गए, जब उनको पता चला कि हमारा राजा हमारी बात नहीं सुनेगा, तब उन्होंने अपनी आवाज एक सुर में उठाने की सोची कि अब हमने उठना चाहिए। अगर हम नहीं उठेंगे तो ये राजा हमारे ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करेगा। ठीक है ना। इसी कारण फ्रांस में क्रांति हुई। हो गया ना। यस सर। फ्रांस में लुईस 16वें का शासन था जो निरंकुश शासक था। ये अपनी प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं देता था। इसके कार्यकाल में प्रजा भी कम पढ़ी लिखी हुई थी। ये प्रजा के ऊपर लगातार अत्याचार कर रहा था। प्रजा ने सोचा यदि हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो ये हमारे ऊपर लगातार अत्याचार करता रहेगा। इसलिए फ्रांस में क्रांति की नई जंग छिड़ गई या शुरू हो गई। हो गया ना। अब इसके बाद देखिए नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न नंबर 1 का अथवा वाला है। ठीक है ना। नमक सत्याग्रह क्या है यहां पे कि एक तो हम ये देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने नमक कर को समाप्त करना चाहा कि हम नमक कर को समाप्त कर ले। तो ये क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, ये नमक कर को समाप्त करने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती से चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, डांडी पहुंचते हैं। फिर से सुन लीजिए, महात्मा गांधी नमक कर को समाप्त करना चाहते हैं और महात्मा गांधी साबरमती से 12 मार्च 1930 से चलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं। और डांडी पहुंचते ही समुद्र के तट पे इन्होंने पानी को उबाला और वहां से नमक बनाया और इस तरीके से नमक कानून टूट गया। नमक कानून टूट गया। हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर। और यही क्या है, सत्याग्रह था। क्या था, सत्याग्रह। सत्याग्रह कहने का मतलब जो सत्य है उसी के लिए हम आग्रह कर रहे हैं कि हम नमक खुद बना सकते हैं, तो नमक कर आप क्यों हमारे ऊपर लगा रहे हैं। हम नमक खुद बना लेंगे भाई। हम तो सत्य, जो सत्य है उसी का तो आग्रह कर रहे हैं। हम अगर नमक बना रहे हैं तो आप नमक कर हमारे ऊपर क्यों लाद रहे हैं, आप मत ला दिए। और यही महात्मा गांधी ने करके दिखाया भी है। तो लिख लेंगे ना अपने शब्द में। यस सर। अब इसके बाद देखिए अगला जो है, किस प्रकार से, प्रश्न नंबर 2 कौन सा है, दो। प्रश्न नंबर 2। अब इसमें देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। इसमें है किस प्रकार से लैंगिक भिन्नता ने राजनीति को प्रभावित किया। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता का मतलब है कि पुरुष और महिला। तो हमारे जो पूर्वज हैं, जो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, उनके अंदर ये धारणा बनी रहती है कि घर के जो काम है वो महिलाएं करेंगी और जो बाहर के काम है वो पुरुष करेंगे। और राजनीति में अगर देखा जाए तो खास तौर पे पुरुषों का ही बोलबाला है।
क्या है, पुरुषों का बोलबाला है। यही प्रक्रिया लैंगिक भिन्नता कहलाती है। संक्षेप में लिखना था तो लैंगिक पूर्वाग्रह मानते हैं कि घर के कामकाज स्त्रियां करेंगी, बाहर के कामकाज पुरुष करेंगे। आज के समय में राजनीति के क्षेत्र में पुरुषों का ही बोलबाला है, जो लैंगिक भिन्नता को दर्शाता है। इतना लिख दीजिए, हो गया। आगे बढ़े। हाँ सर। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है ना। यस सर। अगला जो क्वेश्चन हल करना है वो ये है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। देखिए, का लोकतंत्र की आत्मा है, जैसे कहते हैं ना कि आपका ये हो गया सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी। इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। कहते हैं ये सत्ता की जो साझेदारी, ये लोकतंत्र की आत्मा है। हमारा ये शरीर है, अगर इस शरीर से आत्मा अगर निकल जाएगी, क्या ये शरीर यहां पे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। वही सत्ता में भी है। जो सत्ता है, अगर ये सत्ता की जो साझेदारी लोकतंत्र से निकल जाए तो क्या कोई सत्ता जो है बनी रहेगी? नहीं रहेगी। यानी यही साझेदारी अगर निकल जाए लोकतंत्र से तो सत्ता अपने आप जो है धराशायी हो जाएगी। और यदि इस साझेदारी को हम नहीं निकालेंगे तो वो जो शासन है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। अब ये आत्मा है, इसको आप बताना है, समझाना है। जैसे कहने का मतलब कि भारत को जो है भारत सरकार को शासन चलाने के लिए किसी व्यक्ति को बहुमत हासिल करना जरूरी होता है। यदि बहुमत का मतलब क्या होता है? बहुमत का अर्थ यह है कि आधे से अधिक। क्या? आधे से अधिक। यही बहुमत का आंकड़ा है। आधे से अधिक सीट हमें चाहिए, और आधे से अधिक सीट हमें कब मिलती है? जब हम साझेदारी अपनाते हैं। क्योंकि कोई भी भैया, अगर कोई भी दल है, वो अगर उत्तर प्रदेश में 403 या 404 सीट है या 402 सीट है, तो वर्तमान में आपका 403 सीट की 402 ये कंफर्म भी नहीं है, तो इसी में कंफ्यूजन होता है। तो लोग कहते हैं अगर आपके पास 203 सीट है या 200, सर वो 2003 लिखा है। अच्छा, तो 203 सीट है या 200? आप 200 लिखिए, 203 लिखिए ना। 203, हाँ 203 या 202 अगर सीट आपके पास आते हैं तो आप जो है उत्तर प्रदेश में शासन कर सकते हैं। और ये करने के लिए आपको साझेदारी करनी पड़ती है। आप साझेदारी करते हैं तो आपका लोकतंत्र चलता है, आप साझेदारी नहीं करते तो आपका लोकतंत्र नहीं चलता है। यानी लोकतंत्र को चलाने के लिए साझेदारी करना आवश्यक है। यदि साझेदारी नहीं करेंगे तो लोकतंत्र में हम चल नहीं पाएंगे। हो गया ना। अब इसके बाद क्या है? खनिज के संरक्षण की विवेचना। हाँ, खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। यह है कि खनिज के संरक्षण की विवेचना कीजिए। अब देखिए, हम क्या करते हैं, खनिज हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं, बहुत लंबे समय के बाद। अब इसमें कहा खनिज संरक्षण, खनिज का कैसे संरक्षण करना चाहिए। पहले तो आपको यह देखना होगा खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए। जो पेट्रोल है और डीजल है उनका कम से कम उपयोग किया जाए। पहला रीजन क्या है? खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए, पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग किया जाए। 2 हो गया। फिर
खनिज संपदा, जो खनिज की संपदा है, जो खनिज की भूमि है, उसको नियंत्रित किया जाए। खनिज की भूमि को नियंत्रित किया जाए, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए, पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि यही पेट्रोल, यही डीजल जब लाख वर्ष हो जाते हैं तभी मिलते हैं। कोई वनस्पति है, जब वो लाख वर्ष के बाद उसको निकालेंगे तो पेट्रोल के रूप में आएगा। जब लाख वर्ष के बाद ये पेट्रोल के रूप में आता है तो बताइए इसका कम से कम उपयोग किया जाना कि नहीं किया जाना चाहिए? ठीक है ना? तो खनिज संपदा को नियंत्रित किया जाए, खनिज को बर्बाद होने से बचाया जाए, पेट्रोल डीजल जैसे खनिज का कम से कम उपयोग किया जाए। हो गया ना? अब क्या है? अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की महत्व की विवेचना बताइए। तो यहां से देखिए, वैश्वीकरण, जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के कारण ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। जैसे अब आपके समझ में ये आ रहा होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। यही तो सबसे बड़ी बात है ना कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। आपके जिले में भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। आप लोग कभी अनुमान लगाए हैं? आप लोग कभी अनुमान लगाए हैं? नहीं। आपके जो प्रदेश है, इस प्रदेश से, आपके इस जिले से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। आप लोग कभी अनुमान लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। अब देखिए अनुमान आपको कैसे लगाना है। जो आप रोड देख रहे हैं, इसी रोड से नेपाल को सामान जाता है, नेपाल को जाता है, भूटान को जाता है। कैसे जाता है? इसी रोड से। कैसे जाता है कि यहां से आएगा और ये सीधा चला जाएगा कहां? आपके लखनऊ। लखनऊ से आपका भेज देगा पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, या तो वो यमुना पे भेज देगा, तो वहां से वो लगते हुए चला जाएगा कहां? बिहार। बिहार से चला जाएगा कहां? नेपाल चला जाएगा। ठीक है ना? तो फिर यहीं से जो है फिर आपका भेज देगा जो है भूटान भेज देगा। यानी कहने का मतलब अब हम क्या क्या व्यापार करते होंगे, व्यापार कौन कौन सा करते होंगे। तो व्यापार में आपका बहुत कुछ आता है। आप जो है गेहूं भी बेच सकते हैं, चावल भी बेच सकते हैं, और आप देखते हैं कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, फिर सरसों भी बेच सकते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि आलू भी बेच रहे हैं। यानी इसी रोड के माध्यम से आप गेहूं भी बेच रहे हैं, चावल बेचते हैं, सरसों आलू बेचते हैं। तो यानी वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? अब भाई अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल रहा है। जब हमें वहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो भाई चलो ये सब गेहूं और चावल, सरसों, आलू ले जाके विदेश बेचो और वहां से पैसा लाओ, अपने देश का विकास करो। तो ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम क्यों करने लगे तेजी से? क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण हुआ था, और जब वैश्वीकरण हुआ तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला। अब देखिए विभिन्न जो कई देश हैं, जैसे हमने आपको बताया भूटान, नेपाल, चाइना, जापान, ये जो देश हैं, इन देशों के बीच हम वैश्वीकरण के माध्यम से स्वतंत्र होकर व्यापार कर सकते हैं। यानी वैश्वीकरण के माध्यम से अलग अलग देशों के बीच हम स्वतंत्र होकर व्यापार कर सकते हैं। आए कि नहीं आए? अब इसके बाद हुआ कि अब अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, झूम कृषि की व्यवस्थाओं की विवेचना कीजिए। ध्यान सुनिएगा, झूम कृषि की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब ये हमें समझना है। अब इसमें देखिए झूम कृषि क्या है। पहला समझना हमें क्या? झूम कृषि, यही समझना है ना। अब इसमें देखिए कि जो झूम कृषि होती है वो कहां की जाती है।
पहाड़ी इलाकों में की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ी इलाकों में की जाती है। झूम कृषि जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जंगल में जो वनस्पतियां होती हैं उन वनस्पतियों को हम काट देते हैं। पहला चीज, वनस्पतियों को काट देते हैं, जला देते हैं और उसको साफ कर देते हैं। जब वनस्पतियां साफ हो जाती हैं तो वहां की भूमि को हम उपजाऊ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? उपजाऊ बना लेते हैं और वहां पे बीज बोते हैं और बीज से क्या तैयार होता है? फसल तैयार होता है। हो गया कि नहीं हो गया? तो झूम कृषि जो है, झूम कृषि करने के लिए जंगल में वनस्पतियों को काट देते हैं और उन वनस्पतियों को जला देते हैं। जलाने के बाद वहां की भूमि को उपजाऊ कर लेते हैं और वहां पे बीज बो देते हैं जिससे फसल तैयार हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। अगला क्या बताना है? उपभोक्ताओं के शोषण से किन्हीं 4 कारणों की समीक्षा कीजिए। पहले तो आप ये सोचिए, शोषण क्या लिखा है? शोषण। अब इसमें शोषण, आप इसको समझने के, चलिए इसको हम कल बताएंगे, ठीक है ना? शोषण संबंधित अगला सेट कौन सा है? अगला सेट नहीं, इसी का नीचे है। वर्णात्मक सेकंड है। अच्छा, वर्णात्मक सेकंड। अब जो हम पहला वर्णात्मक फर्स्ट पढ़े थे, हाँ, अब वर्णात्मक सेकंड पढ़ेंगे। जिसका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। हम सोचे कि ये सेट पूरा खत्म ही हो गया है। नहीं सर, इतना जल्दी अभी थोड़ी ये ना। अब करवा लेंगे ना तब खत्म होगी, क्योंकि अच्छा, ये अच्छा। 6 नंबर वाला है। अच्छा अच्छा, ये अब 4 वर्णात्मक सेकंड वाला हाँ, 6 नंबर का है ना? हाँ। अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर कौन सा है? 5। और सेट नंबर अभी कौन सा चल रहा है? 3 2023। यही वर्णात्मक सेकंड, यही सही है ना? यस सर। इसमें लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। कैसे लिखेंगे इसको? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 150 शब्द में लिखना है। कितने लिखना है? 150 शब्दों में लिखना है, यही तो ना? यस सर। अब यहां पे देखिए कि सविनय, पहले समझ लीजिएगा सविनय, ये शब्द है सविनय, यानी स माने साथ, विनय माने विनती करना। विनती के साथ हम निवेदन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निवेदन कर रहे हैं, ठीक है ना? कि अवज्ञा, सविनय अवज्ञा यानी विनती के साथ हम अवज्ञा कर रहे हैं। आपकी जो अवज्ञा क्या है कि आप हमें कह रहे हैं कि आप चलिए स्कूल में पढ़ाइए, आप चलिए रेल में काम करिए, आप चलिए अदालत में काम करिए। हम विनय के साथ कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो आप यही लिखिएगा, विनय के साथ हम कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? विनय के साथ हम कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, विनती कर रहे हैं हम कि हम काम नहीं कर पाएंगे। यही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। इस आंदोलन की सीमाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी कैसे लिखना है? टिप्पणी ये कि महात्मा गांधी ने भारत की जनता से आग्रह किया कि आप विदेशी कपड़े का बहिष्कार कीजिए। जो विदेशी कारखाने हैं आप उनका बहिष्कार कीजिए। जो विदेश की नौकरियां हैं उनको त्याग दीजिए। जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए स्कूल हैं उसमें आप पढ़ाने मत जाइए। आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते आइए। यही महात्मा गांधी कहे थे, ठीक है ना? हो गया ना?
अब इसमें तो आप 150 शब्द में लिख ही लेंगे, बताए नहीं बताए। कहने का मतलब आप यही कहेंगे कि हम विनती के साथ 150 वर्ड नहीं लिखेंगे तो मतलब कि नंबर नहीं पूरा मिलेगा। नहीं, 150 शब्द में देखो, 150 शब्द में आपको जैसे वो कहा है कि 150 शब्द का मतलब आपको क्या करना है, आपको 1.5 पेज लिखना है। 1.5 पेज नहीं, 1.5 पेज नहीं लिखना है। ये आप 150 का मतलब 1.5 पेज नहीं जो है। अरे आप एक लाइन में जो है, एक लाइन में बहुत करेंगे आप 15 शब्द लिख सकते हैं या आप 10 शब्द लिख सकते हैं। 6-7 से ज्यादा कोई लिखता ही नहीं है। अच्छा 6 शब्द आप लिखते हैं। अरे भाई बड़ी वाली कॉपी होती है ना, जो बड़ी वाली, जैसे आप यहाँ पे लिए हैं कॉपी उस तरीके से नहीं मिलेगी। जो आप यहाँ पे लिए हैं इस तरीके से नहीं मिलेगी। जो आप बोर्ड वाली कॉपी जब लेंगे तो काफी लंबी होती है, उसमें आपका मुश्किल से अगर आप लिखते हैं तो आपका 10 शब्द लिखा जाएगा। 10 शब्द आप लिख ही लेंगे बना बना के जो है, उसमें 10 पे जब लिखते हैं, कहा गया है कि 150 शब्द यानी 10 शब्द कहा है, तो यानी मान के चलिए कि आपको 15 लाइन तो लिखना पड़ेगा। 15 लाइन तो आपको लिखना पड़ेगा। अब 15 लाइन में कैसे आप लिखेंगे? विनती के साथ हम निवेदन करते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि विदेश के कपड़ों का बहिष्कार कीजिए, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दीजिए, अदालत में जो वकालत कर रहे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, और जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उसके पद से आप त्याग पत्र दे दीजिए। आइए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम अब अपने देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ऐसे ऐसे आपको लिखना है और उसी में खुद अपने से वर्ड ऐड करना है। ये नहीं कि जो चीजें बता रहे हैं, जो चीजें लिखी हुई वही आपको करना है, अपने से सोच कर लिखना है। उस समय की जो जनता थी वो एकदम त्राहीमाम थी, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो मूल्य बढ़ाया गया था वो काफी ऊंचा था। जिस मूल्य को चुकता पाने में भारतीय जनता असमर्थ थी। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब आप 14-15 लाइन तो आप लिखेंगे ही, नहीं तो आप लिखते हैं तो आपको 10 लाइन तो हर हाल में लिखना पड़ेगा। 10 लाइन का मतलब हो गया इतना बड़ा, ठीक है ना? इतना बड़ा हो जाएगा, इसी में 10 लाइन आ जाएगा, ठीक है ना? अब इसमें देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख कीजिए। यही करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक महामंदी के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब कैसे हम करेंगे? वैश्विक अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कब आई? 1929 में। कब आई? 1929 में। अब हमें कहा है कि किन्हीं 4 परिणामों का उल्लेख करना है, तो आपको पॉइंट बनाना होगा और उन 4 परिणामों को हम बता रहे हैं, काफी लंबा चलेगा आपका। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या है? एक तो जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जनता का जो पैसा था वो पैसा युद्ध में लगा दिया गया। किस में लगा दिया गया? युद्ध में लगा दिया गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो पैसा लाने के लिए सरकार ने मूल्य बढ़ा दिया। क्या किया? मूल्य बढ़ा दिया। खाने की जो वस्तु थी उसका मूल्य बढ़ा दिया, जो जरूरतमंद की चीजें थी उसका मूल्य बढ़ा दिया। तो जनता इस मूल्य को चुकता करने में असमर्थ थी, यानी वो इतने हाई रेट को दे ही नहीं पा रही थी, जिसके कारण लोगों के अंदर क्या फैल गई? भूखमरी फैल गई। क्या फैल गई? भूखमरी फैल गई। समझ में? भूखमरी कैसे फैली है कि भैया एक तो दाम ऊंचा हो गया,
लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, तो लोग कहां से खरीदेंगे? जब नहीं खरीद पाए तो क्या फैल गई? भूखमरी फैल गई। और अब ऊंचा मूल्य बहुत ज्यादा कर दिए। क्यों? क्योंकि सारा पैसा तो युद्ध में लगा दिया ना, लगा दी कि नहीं लगा? तो भूखमरी फैल गई, पहला चीज। दूसरा क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया तो उसमें कई लाख लोग मारे गए। क्या किए गए? कई लाख लोग मारे गए, और उनके मरने से बड़ी त्रासदी हुई। क्या हुई? बड़ी त्रासदी घटित हुई, जिससे फ्लेग जानते हैं ना, फ्लेग जैसे महामारी तेजी से फैलने लगी। और जब फ्लेग जैसी महामारी तेजी से फैलने लगी तो उसके रोकथाम के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। क्या नहीं थी? डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं थी। तो तेजी से क्या फैलने लगी? बीमारी फैलने लगी। क्या फैलने लगी? बीमारी फैलने लगी। ध्यान से बाबू सुनना, तेजी से क्या फैलने लगी? बीमारी फैलने लगी। अगर डॉक्टर होते तो ये बीमारी फैल पाती? नहीं फैल पाती। और डॉक्टर नहीं थे तो इसलिए बीमारी तेजी से फैलने लगी। और तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि रोजगार की भारी कमी। लोग क्या हो गए कि जब रोजगार की खोज में लोग एक देश से दूसरे देश की यात्रा करते थे, रोजगार के लिए वो किसी का गुलाम रहना भी पसंद करते थे। चलिए भाई, आप गुलाम बना लिए लेकिन रोजगार हमें दीजिए। जबरदस्ती जब लोगों को रोजगार देने के लिए लाया जाता था, उनसे कहा जाता चलिए हम आपको रोजगार दे देंगे, लेकिन वहां पे कम रेट पे ही उनको रखा जाता था काम करने के लिए। ठीक है ना? काम करने के लिए। बाद में उन्हें मालूम पड़ता केवल हमें खाने के लिए मिल रहा है और बाकी पैसा नहीं मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा त्रासदी किसकी देखी गई? रोजगार की देखी गई। दूसरा जो है, वहां की जनता जो है शिक्षित नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? शिक्षित नहीं हो पाई। सबसे बड़ी बात यह है भैया, जब स्कूल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मास्टर नहीं है, तो बताइए वहां की जनता शिक्षित हो पाएगी? तो जनता शिक्षित नहीं हो पाई। और जब जनता शिक्षित नहीं हो पाई तो उनके अंदर ज्ञान की कमी भी थी। जहां पे लोग कहते थे वहीं पे वो चले जाते थे, जो काम कहते थे वही करने लगते थे। यानी सबसे बड़ी जो चीज थी, वहां की जनता जो शिक्षित ही नहीं हो पाई। और शिक्षित क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि शिक्षा के लेकर कोई काम नहीं किया गया। समझ में आया ना? एक और बताना है, चार तो हो गए ना, शिक्षित, भूखमरी, बीमारी और रोजगार। ये हो गए कि नहीं हो गए? देखिए भाई, हम चार इसीलिए लिख दिए हैं कि आप, ठीक है ना, चार। तो आप पहले में शिक्षा संबंधी जो बातें बताई गई हैं उसको आप जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या है? छठवां जो क्वेश्चन है, भारतीय संघ का एक अर्धसंघी ढांचा है। लिखा है भारतीय संघ एक अर्धसंघी ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। भारतीय संघ एक अर्धसंघी ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज आता है हमें कि संघ क्या है। संघ क्या है? तो संघ का अर्थ होता है, संघ का अर्थ होता है कई से मिलकर बनना। क्या होता है? कई से मिलकर बनना। जैसे कि आप जानते हैं, भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। भारत जो है राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आप भारत में देखते हैं कि जितने भी स्टेट हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये सब जब मिले हैं,
और इन्हीं से बनता क्या है, भारत देश। यही राज्य आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, भारत देश। ठीक है ना। तो भारत राज्यों का संघ है, भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। समझ में आई नहीं? यस सर। तो भारत कई राज्यों से मिलकर बना है और कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है और ना ही उसके पास कोई स्वतंत्रता है। और पूरी स्वतंत्रता किसके पास है, भारत सरकार के पास है। भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत से अलग कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा है कि इसकी पुष्ट में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। सर ये अर्धसंघीय ढांचा है, मतलब हाँ। अर्धसंघीय ढांचा क्या है? अर्धसंघी ढांचा बता रहे हैं। अब इसमें लिखा है अर्धसंघी ढांचा। क्या लिखा है, अर्धसंघी ढांचा है। जैसे हमने बताया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो उसमें आपने देखा कि केरल भी आपका भारत से मिलता है, जम्मू कश्मीर भारत से मिलता है। तो ये भारत के लोकतंत्र को दर्शाते हैं कि हम भारत सरकार के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। दिखा रहा है नहीं दिखा? यस सर। अब इसके बाद जो ये राज्य हुआ, जैसे आपका केरल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इनका भी अपना कुछ न कुछ होता है। क्या होता है कि इनकी सीमा यहां से यहां तक रहेगी। जम्मू कश्मीर को होती है कि हमारी सीमा यहां से यहां तक रहेगी। जैसे आप देख ले, यूपी की बात कर ले, यूपी में आप देखेंगे यूपी जो है जिलों का संघ है। किसका संघ है, जिलों का संघ है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहला जिला कौन सा है, सहारनपुर है। कौन सा है, सहारनपुर है। फिर इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो सबसे क्या है, बलिया है। क्या है, बलिया है। यानी कहने का मतलब जो राज्य हैं वो जिलों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, जिलों से मिलकर बने हैं। और जो है हमारा भारत देश है ये किससे मिलकर बना है, राज्य से मिलकर बना है। समझ में है ना। तो ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये जिलों से मिलकर बना है, ये अर्धसंघी ढांचा में आ जाएगा, अर्धसंघी ढांचा में आ जाएगा। और जो संघी ढांचा में है वो हमारा भारत देश आएगा। तो हमारा स्टेट जो है जिलों से मिलकर बना है और हमारा देश जो है राज्यों से मिलकर बना है। समझ में आए ना। और इस पे क्या देना, दो कारकों इस का उल्लेख। हाँ, इसके बारे में आगे लिखा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं दो कारकों का उल्लेख करें। हाँ, ये कि अब इसकी पुष्टि में क्या करना है कि इसकी पुष्टि करिए ये क्यों आपका क्यों मिला हुआ है। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, वो पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। कोई भी पार्टी वो किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है, चाहे वो पार्टी आपके वर्तमान प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट पे हो चाहे ना हो, लेकिन वो किसी भी राज्य में लड़ सकती है। और किसी राज्य की कोई भी पार्टी कहीं भी अपना चुनाव लड़वा सकती है। ठीक है ना। कहने का मतलब कोई भी राज्य की जो पार्टी है वो कहीं भी चुनाव लड़ सकती है और कोई भी देश की गवर्नमेंट किसी भी राज्य में चुनाव लड़ सकती है। हमारे कहने का मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर जगह चुनाव लड़ सकती है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी हर जगह चुनाव लड़ सकती है, उसको मनाही नहीं है। दूसरी चीज अब इसमें आपको ये बताया गया है, जैसे आप देख लें जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, अगर ये जम्मू कश्मीर अपनी सीमा में परिवर्तन करना चाहा, जम्मू कश्मीर क्या करना चाहा, अपनी सीमा में परिवर्तन करना चाहा, तो ये परिवर्तन कौन कर सकता है, या उत्तर प्रदेश अपनी सीमा में परिवर्तन करना चाहता है तो परिवर्तन कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना हो नहीं सकता। किसके बिना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना नहीं हो सकता। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी हो पाएगा
और नहीं चाहेगी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारा पावर वो किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर। अब ये वो वाला जो ये स्टार बनाया है वो वाला तो नहीं बताना है। हाँ, वो ब्लॉक है। वो हटा दिया गया। अब 7वां आ जाइए, मृदा अपराधन का क्या अभिप्राय है? हाँ सर। अच्छा, मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय? समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए, यही लिखा है। और नीचे वाला भी पढ़ लीजिए पूरा, यहाँ देखिए कितना दिया है चलो इसमें। इतना बताएं। अरे तो भाई बता रहे हैं ना, देखो अब जब बता रहे हैं ना एकदम बढ़िया से बताएंगे जो है। मृदा अपरदन का क्या अभिप्राय है? इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय बताइए। मृदा अपरदन का तात्पर्य है कि मृदा का कटाव। क्या है? मृदा का कटाव। अब मृदा का कटाव कब होता है? मृदा का कटाव कब होता है? तो देखिए, एक तरह से ये आप जानिए कि जब बहुत ज्यादा बरसात होती है, ठीक, तो जहां पे बरसात होती है वहां की जो मिट्टी होती है वो काफी टूट फूट जाती है, यानी एकदम गीली हो जाती है। जब बरसात होती है तो जिस जगह में बरसात होती है उस जगह की मिट्टी एकदम नरम पड़ जाती है, टूट फूट जाती है। और अगर लगातार बरसात होती रहती है तो वहीं की मिट्टी तुरंत कट के बाहर चली जाती है। इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का तात्पर्य है कि लगातार बारिश होती है और लगातार बारिश होने से मिट्टी एकदम नरम पड़ जाती है, जिससे उस स्थान की मिट्टी कट के बाहर निकल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अब इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। जैसे, तो हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। हमें मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला क्या उपाय करना चाहिए? पहला, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो पेड़ पौधों के साथ होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, जब आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ पौधे से क्या होगा? पेड़ पौधे से पहला तो ये होता है कि पर्यावरण आपका संतुलन बना होता है, पर्यावरण संतुलन में रहता है, मानसून का आगमन सही समय पर होता है, पहला चीज। दूसरा, पेड़ पौधे जब आप लगा देते हैं, जो पौधे की जड़ें होती हैं वो फैली हुई होती हैं। क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं, और उनकी फैली हुई जड़ें मिट्टी को आपस में पकड़ी हुई रहती हैं। क्या कर देते हैं? जकड़ लेती हैं और उस मिट्टी को जाने नहीं देती हैं। कब? जब बरसात होता है। यानी अगर आप अपने खेत के चारों तरफ अगर पेड़ पौधे लगाए हैं तो मिट्टी नहीं कटेगी, नहीं कटी जाएगी। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए जहां पे मृदा अपरदन ज्यादा होता है वहां पे हमें मेड़बंदी करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? मेड़बंदी करनी चाहिए। मेड़बंदी कहने का मतलब कैसे करना चाहिए कि अगर हम मेड़बंदी कर रहे हैं, अगर टूट जा रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? फिर हमें जो है एक जो बड़ा पुल होता है, पुल को एक जो क्या होता है उसको बोलते हैं खंभा, क्या नीचे डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? पिलर। हाँ, पिलर डाल के पुल को बांधना चाहिए। अगर हम पिलर डाल के पुल को अगर बांध रहे हैं इससे भी चट्टानें नहीं टूटती हैं, वो यानी मृदा अपरदन नहीं होता है। तो हमें मेड़बंदी करना चाहिए। दूसरा में क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए। और इसके बाद है आपका कोई 4 उपाय बताइए। तो ये तीसरा और उपाय है कि जहां पे मृदा अपरदन सबसे अधिक होता है वहां की
वहां की मिट्टी पर हमें जल्दी जो है ये जैसे आप कहते हैं ना तालाब नहीं करना चाहिए, जैसे वहां से खोदकर मिट्टी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है ना, एक कोई अन्य और कारण अपने से लिख लीजिए। ठीक है, आगे चले। आगे है आपका विकास की अवधारणा क्या है, सामान्यतः इसे किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है, तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। ये अलग है ना, जिसको बताना है। विकास की अवधारणा क्या है, तो सबसे पहले आप समझिए विकास। विकास क्या लिखे हैं, विकास अंतिम है ना, इस सेट नंबर 3 2023 का अंतिम क्वेश्चन है ना। तृतीय क्षेत्र क्या अच्छा, तृतीय क्षेत्र को उसी में आ जाएगा। विकास की अवधारणा क्या है, विकास की अवधारणा का तात्पर्य है आशा। क्या है, आशा। जैसे हम किसी साधन का यदि हम उपयोग करते हैं तो उसके साथ हमारी कुछ न कुछ आशा लगी होती है कि हम अगर गन्ने में कल का यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि हमें 3 घंटे नहीं बल्कि 1 ही घंटे में रस निकालने में समय लगेगा। ये विकास हो गया। विकास की अवधारणा का तात्पर्य है आशा। क्या है, आशा। और सामान्यतः इनको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में देखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में जैसे जब गेहूं की फसल तैयार हो जाती है, गेहूं की फसल को काटने के लिए हमें हार्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। हार्वेस्टर कहां से आया, जब इस देश ने विकास किया, इस देश ने विकास किया तब जाके हार्वेस्टर बना। और यही हार्वेस्टर क्या करता है, गेहूं काटने में सहायता करता है। यही हार्वेस्टर क्या करता है, गेहूं काटने में सहायता करता है। तो ये किसके माध्यम से सरल हुआ, विकास के माध्यम से सरल हुआ। दूसरा, अब यही गेहूं की फसल जब तैयार हो जाती है, जब कट के आ जाती है हमारे घर पे, अब इस गेहूं की फसल को हमें आटे के रूप में परिवर्तित करना है। तो इस गेहूं को हम चक्की के पास ले जाते हैं, तो चक्की क्या करता है, उसको आटे के रूप में परिवर्तित कर देता है। किसके रूप में, आटे के रूप में परिवर्तित कर देता है। और इसी आटे से हम खाते हैं रोटियां। क्या खाते हैं, रोटियां खाते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके माध्यम से सरल हुआ, जब हम विकास किए, चक्की का यूज किए तभी आटा बना। और चक्की का हम यूज नहीं करते तो क्या आटा बनता, नहीं, कभी नहीं बनता। यानी बिना चक्की के आपका आटा नहीं बन पाता। जब अब दूसरा देखिए कि फिर इसमें आता है, अथवा में लिखा है तृतीय क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताओं की समीक्षा लिख लेंगे ना। चलिए, अच्छा ठीक है।